जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तैयारी अच्छी चल रही होगी आप सबकी। तो फ्रेंड्स, ये मूल विधि का चौथा वीडियो है जिसमें हम लोग भारतीय न्याय संहिता कवर कर रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो धाराएं हैं उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे पहले जो है कि 3 वीडियो हमने चैनल पे अपलोड कर दी है, आप लोग उसको ज़रूर देखें। जो धारा मैं पढ़ा रहा हूँ वो धारा आप लोग नोट कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, उसको रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट धाराएं मैं बस कराऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट धारा। करीब 21 धारा तक हो गया था, धारा 21 तक हो गया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कीजिए धारा 22। ये जो 22 क्वेश्चन नहीं है, ये धारा है। ठीक है, आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा कि ये धारा है। तो धारा 22 दिया है, क्या है, धारा है। ठीक है, 1 मिनट, एक मिनट। धारा 22, धारा 22, ये जो धारा 22 में दिया है कि विकृति चित्त व्यक्ति का कार्य। ठीक है, विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य धारा 22 में दिया, बीएनएस की धारा 22 में। जैसे क्या है कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है, ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है। 1 मिनट। कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है। इसका मतलब क्या है, जिसे मान लीजिए कोई पागल व्यक्ति है और वो पागल व्यक्ति कोई ऐसा अपराध कर रहा है, जो ऐसा कोई कार्य कर रहा है जो अपराध की श्रेणी में आता हो, तो उसके क्या पता कि यह अपराध है, वो तो नहीं जानेगा ना कि यह अपराध है। तो उसी के बारे में कह रहा है। विकृत मतलब पागल व्यक्ति, जो दिमाग में उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये कार्य क्या है, अपराध है। ठीक है, तो वो अगर उस कार्य को करता है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो धारा 22 से आप नोट करिएगा। अगर बस इतना समझने के लिए आप नोट कर सकते हैं इतना। बाकी ये जरूर याद कीजिएगा कि विकृत व्यक्ति का कार्य है धारा 22 में। ठीक है, इतना याद रहना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आया यहाँ तक। नेक्स्ट धारा देखते हैं। अगली धारा है धारा 23। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट धारा है धारा 23। धारा 23 है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, धारा 23 है। ठीक है, अब देखिए धारा 23 में क्या दिया है, ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। ठीक है, ये इतना आप लोग याद जरूर कीजिएगा कि ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। कोई बात अपराध नहीं जब जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय मत्तता के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है, परंतु वह चीज़ जिससे उसकी मत्तता हुई थी उसको अपने ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध दी गई थी। इसका मतलब क्या है, समझिए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह नशा नहीं करता है, किसी चीज़ का नशा नहीं करता है, तो उसके इच्छा के विरुद्ध कोई उसको नशा करा दे, वो क्या होता है, तो वो समझने में असमर्थ हो जाता है कि मैं कोई कार्य कर रहा हूँ, तो वो उसको समझ में नहीं आएगा कि नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। तो मान लीजिए कि वह वो कार्य को कर रहा है जो अपराध है,
तो उसको पता नहीं है कि ये अपराध है, तो उसके इच्छा के विरुद्ध जो है कि नशा कराया गया है, तो उसी बात को ये कह रहा है। अगर वो उस कार्य को करता है तो उसका वो अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, समझ में आया बात को? तो वो धारा 23 में इस बात को कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मतता मतलब वही नशे में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। समझ में आई बात? ठीक है, तो धारा 23 आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो धारा 23 नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट धारा देखते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट धारा है, नोट कीजिएगा, आप लोग समझिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। अगली धारा है, देख लीजिए, धारा 26। अगली धारा है धारा 26। कौन सी है? धारा 26। ठीक है, धारा 26 में दिया है कि किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशा नहीं है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या समझिए, जैसे कोई बात जो मृत्यु कारित करने के आशय से न की गई, कोई बात जो मृत्यु कारित करने के आशय से न की गई हो, किसी ऐसी अपहानि के कारण नहीं है जो उस बात से किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके फायदे के लिए वह बात सद्भावपूर्वक की जाए और जिसने उस अपहानि को सहने या उस अपहानि की जोखिम उठाने के लिए चाहे अभिव्यक्त या विवक्षित सम्मति दे दी हो, कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित होने की संभावना का कर्ता को ज्ञात हो। इसका उदाहरण समझिए, जैसे मान लीजिए कि क एक चिकित्सक है, यह जानते हुए कि एक विशेष शल्य क्रिया से यह को जो वेदनापूर्ण व्याधि से ग्रस्त है, मृत्यु कारित होने की संभावना है, किंतु यह कि मृत्यु कार्य करने का आशय न रखते हुए सद्भावपूर्वक यह के फायदे के आशय से यह की सम्मति से यह पर शल्य क्रिया करता है, क ने कोई अपराध नहीं किया है। जैसे इसका मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए कि क एक चिकित्सक है, यह वो मान लीजिए किसी रोग से ग्रस्त है या फिर उसको चोट लग गई है, मान लीजिए किसी रोग से वो ग्रस्त है, तो वो यह जानते हुए कि क चिकित्सक है, तो क जानते हुए भी कि इसकी मृत्यु हो सकती है आगे। अब उससे पूछता कि ठीक है फ्रेंड, समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए कि यह एक किसी रोग से ग्रसित है, क चिकित्सक है, तो क क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारा ऑपरेशन करना होगा। ठीक है, लेकिन क ये जानता है कि मैं अगर यह का ऑपरेशन करूँगा तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है, संभावना है ऐसा। ठीक है, यह की सम्मति लेता है, यह की सम्मति से उसका जो है ऑपरेशन करने के लिए सम्मति लेता है। ठीक है, और क की मतलब उसके अंदर कोई ऐसी इच्छा मतलब ऐसी आशा नहीं है कि मैं उसकी यह की मृत्यु कर दूंगा। ठीक है, आशा नहीं है क का, लेकिन वो यह को बता रहा है कि तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऐसे तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है, संभावना है ऐसी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यह का ऑपरेशन करता है, यह की मृत्यु हो जाती है, तो क जो है कि कोई अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि उसने बताया था, उसकी सम्मति ली थी। ठीक है, समझ में आया? तो ये धारा 26 में यही कह रहा है कि किसी व्यक्ति के फायदे के लिए, कि वो फायदे के लिए किया था, हानि तो पहुंचाना नहीं चाहता था उसको। ठीक है, तो किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से, उसकी सम्मति तो ली थी ना कि मैं तुम्हारा ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, करना है, मतलब वो दे दिया था सम्मति कि तुम मेरा ऑपरेशन कर सकते हो। ठीक है, सम्मति से सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित होने का आशय करने का आशय नहीं है। ठीक है, समझ में आया? धारा 26 में यही कह रहा है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट धारा देखते हैं।
नेक्स्ट धारा है धारा 30। कौन सी धारा? धारा 30 है, बीएनएस की धारा 30। ठीक है, देखिए नेक्स्ट धारा है धारा 30, बीएनएस की धारा 30। धारा 30 में क्या कह रहा है? धारा 30 में यह कह रहा है कि सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य। ठीक है, इतना आपको याद रहना चाहिए कि धारा 30 में है क्या। ठीक है, बाकी की बातें बाद में समझते हैं, लेकिन इतना आपको याद रहना चाहिए कि सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है आगे देखते हैं, आगे पढ़िए। कोई बात जो किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक यद्यपि उसकी सम्मति के बिना की गई है, ऐसी किसी अपहानि के कारण जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो जाए, अपराध नहीं है यदि परिस्थितियां ऐसी हों कि उस व्यक्ति के लिए असंभव हो कि वह अपनी सम्मति प्रकट करे या वह व्यक्ति सम्मति देने के लिए असमर्थ हो और उसका कोई संरक्षक या उसका विधिपूर्ण भार साधक कोई दूसरा व्यक्ति न हो, जिससे ऐसे समय पर सम्मति अभिप्राप्त करना संभव हो कि वह बात फायदे के साथ की जा सके। अब इसका मतलब क्या है, जिसे समझिए, जैसे समझिए कि क है ख है, ख को कोई जानवर उठा ले जाता है, उसको खाने के आशय से, मारने के आशय से कोई जानवर उठा ले जाता है। ठीक है, अब क उसको देख रहा है, देखा जब उसको, तो क जानवर को मारने के लिए उस पर गोली चलाता है। ठीक है, और उसके दिमाग में ऐसा आशय नहीं है कि मैं गोली चलाऊंगा तो ख मर जाएगा, उसका आशय नहीं है। उसको बचाने के आशय से जानवर पे गोली चलाता है, और गोली चलाता है जानवर पे और वह गोली ख को लग गई, तो क्या है, ये अपराध नहीं किया है, क्योंकि उसको बचाने के आशय से गोली चलाया था। ठीक है, तो उसी बात को यह कह रहा है धारा 30। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट धारा है धारा 31। धारा 31 नोट करिए, बीएनएस की धारा 31। धारा 31। ठीक है, 31 में, धारा 31 में क्या है कि धारा 31 में यह दिया है कि सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना। अब इसका मतलब क्या है समझिए, सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना उस अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस व्यक्ति को हो जिसे वह दी गई है, यदि वह उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई हो। इसका मतलब समझिए, एक उदाहरण समझिए, जैसे क एक शल्य चिकित्सक है, एक रोगी को सद्भावपूर्वक यह संसूचित करता है कि उसकी राय में वह जीवित नहीं रह सकता। इस आघात के परिणाम स्वरूप उस रोगी की मृत्यु हो जाती है। क ने कोई अपराध नहीं किया है, यद्यपि वह जानता था कि उस संसूचना से उस रोगी की मृत्यु कारित होना संभाव्य है। मतलब जैसे मान लीजिए कि क एक शल्य चिकित्सक है, ख एक रोगी है, वो आया इनके पास, इनको मतलब अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, तो कह रहे हैं कि क चिकित्सक है, तो वो बता रहा है कि आपकी इससे मृत्यु हो सकती है, आप जीवित नहीं रह सकते, इतने दिन में आप मर जाएंगे। तो वो इस बात को सुन के उसको तो वो तुरंत मर जाता है ख। तो वो क ने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि वह अच्छे आशय से बताया था कि आपकी मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो वो सूचना दे रहा है कि आप इतने दिन जीवित रह सकते हैं, तो वो सुन के ख क्या मर जाता है तुरंत। तो क ने कोई अपराध नहीं किया है, तो इसी को बता रहा है कि सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना, धारा 31। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट धारा है, अब हम लोग बात करेंगे प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में पहली धारा है धारा 34। धारा 34 नोट करिए, धारा 34।
धारा 34 में क्या है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें, धारा 34 में क्या है, तो धारा 34 है प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें, जिसे दिया है कोई बात अपराध नहीं जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, धारा 34 में दिया है। अगली धारा है धारा 35। धारा 35 में दिया है कि शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, धारा 35 में दिया है। इसका दिया है कि धारा 37 में अंतर्विष्ट निर्बंधनों के अध्ययन प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह, जैसे क में दिया है कि मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करें, और ख में दिया है किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिश्वती या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है, या जो चोरी, लूट, रिश्वती या आपराधिक अत्याचार करने का प्रयत्न है, किसी या अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की चाहे जंगम चाहे स्थावर संपत्ति की प्रतिरक्षा करें। ठीक है, इसमें ये दिया है, पॉइंट दिया है कि शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब है। कब है, क में समझ लीजिए कि क्या है, ख में भी क्या दिया है कि चोरी हो गया, लूट हो गया, रिश्वती हो गया, आपराधिक अत्याचार करने का प्रयत्न हो गया, संभावना हो इसी, तभी क्या है, शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। ठीक है, किसमें, धारा 35 में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट धारा है धारा 37। धारा 37 में क्या दिया है, बीएनएस की धारा 37 में, धारा 37, बीएनएस की धारा 37 में दिया है कि कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि कब प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है, इसके बारे में बताया गया। पहला वाला पॉइंट दिया है क में क्या दिया है कि यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका युक्ति युक्त रूप से कारित नहीं होती, सद्भावपूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक द्वारा किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, तो चाहे वह किसी विधि द्वारा सर्वथा न्यायानुमत न भी हो। ठीक है, क में एक दिया है, ख में दिया है कि यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका युक्ति युक्त रूप से कारित नहीं होती, सद्भावपूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक के निर्देश से किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, चाहे वह निर्देश विधि द्वारा सर्वथा न्यायानुमत न भी हो। ठीक है, ग में दिया है कि उन दशाओं में जिनमें संरक्षा के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट दिया है कि कब प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कोई अधिकार नहीं होता। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग नोट कीजिएगा कि क में क्या दिया है, ख में क्या दिया है। नेक्स्ट धारा है, आगे बढ़ते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट धारा है, नोट करिएगा। अगली धारा है धारा 38, बीएनएस की धारा 38। ठीक है, बीएनएस की धारा 38। धारा 38 में क्या दिया है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है, जिसे कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में कब किसी की मृत्यु कारित कर सकते हैं, उसके बारे में धारा 38 में बताया है। कब, जैसे पहला पॉइंट दिया है कि ऐसा हमला जिससे युक्ति युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति आप पे हमला कर रहा है कि आपकी मृत्यु हो जाए। ठीक है, मृत्यु करने के आशय से आप पे हमला कर रहा है, तो आप अपना प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार लेते हुए
मृत्यु कारित उसकी उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं। ऐसा इसमें बताया गया कि धारा 38 में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप समझ लिए। दूसरा पॉइंट है ख वाला, देखिए, ऐसा हमला जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोर उत्पत्ति होगा। ठीक है, ग वाला में दिया है कि बलात्संग करने के आशय से किया गया कोई हमला। समझ रहे हैं बलात्संग क्या होता है, ये सब पॉइंट नोट करिए। घ में दिया है कि प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया कोई हमला। अंग में दिया है कि व्यापरण या अपहरण करने के आशय से किया गया हमला। और च में दिया है कि इस आशय से किया गया कोई हमला कि किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में सदोष परिरोध किया जाए जिनसे उसे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि वह अपने को छुड़वाने के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगा। ठीक है, ये सब पॉइंट दिया है कि कब प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में किसी के मृत्यु कारित कब कर सकते हैं, उसके बारे में धारा 38 में बताया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट धारा है धारा 40। धारा 40 में क्या दिया है, बीएनएस की धारा 40 में दिया है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। धारा 40 में दिया है जैसे शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्तियुक्त आशंका पैदा होती है, चाहे वह अपराध किया न गया हो, और वह तब तक बना रहता है जब तक शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है। ठीक है, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना, कब प्रारंभ हो रहा है, कब तक बना रहेगा, उसके बारे में ये धारा बता रही है। ठीक है, स्पष्ट लिखा भी है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जब ऐसा लगता है कि मेरे शरीर पे संकट की आशंका पैदा हो रही है। ठीक है, यह तब तक बनी रहती है जब तक ऐसा लगता है कि हमारे शरीर पे संकट की आशंका है। ठीक है, जब ऐसा महसूस नहीं होगा कि कोई संकट नहीं है तब ये क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में धारा 40 में बताया है। समझ में आ रहा है आप सभी को, नोट कीजिएगा, समझिएगा बात को। नेक्स्ट धारा है धारा 45, जो इम्पोर्टेंट धारा है वही बता रहे हैं। जिसे अध्याय 4 में दिया है, अध्याय 4 है दुष्प्रेरण आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास के विषय में, दुष्प्रेरण के विषय में अध्याय 4 में बताया है। धारा दिया है धारा 45, कौन सी धारा है, धारा 45। धारा 45 है किसी बात का दुष्प्रेरण, वह व्यक्ति किसी बात के लिए जाने का दुष्प्रेरण करता है। इसमें जो पॉइंट दिया है, जिसे क में दिया है कि उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है। ठीक है, ख में पॉइंट दिया है कि उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है। यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में और उस बात को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध लोभ घटित हो जाए, या ग में दिया है कि उस बात के लिए किए जाने में किसी कार्य का अवैध लोभ द्वारा जानबूझकर सहायता करता है। जैसे मान लीजिए कि जो कोई व्यक्ति जानबूझकर दुर्व्यपदेशन द्वारा या किसी तात्विक तथ्य जिसे प्रकट करने के लिए वह आबद्ध है, जानबूझकर छिपाने द्वारा स्वेच्छा किसी बात का किया जाना कारित या उपाप्त करता है, या कारित या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, यह कहा जाता है कि वह उस कृत्य के किया जाना दुष्प्रेरित करता है। ठीक है, ये सब पॉइंट दिया है, पॉइंट नोट कर लीजिएगा, क ख ग। तो इस किसी बात का दुष्प्रेरण के बारे में धारा 45 बताती है। नेक्स्ट धारा है धारा 48। धारा 48 में दिया है बीएनएस की धारा 48। धारा 48 में दिया है कि भारत में अपराधों का भारत से बाहर दुष्प्रेरण
वह व्यक्ति इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो भारत से बाहर और उससे परे किसी ऐसे कार्य के लिए जाने का कार्य के किए जाने का भारत में दुष्प्रेरण करता है, जो अपराध होगा यदि भारत में किया जाए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति भारत के बाहर है और कोई व्यक्ति जो भारत के अंदर है उसको यह उस कार्य है कि तुम उसकी हत्या कर दो। अगर वो जो भारत में रह रहा है व्यक्ति, वह किसी जिस व्यक्ति के लिए बोला है उस व्यक्ति की अगर हत्या कर देता है, तो जो व्यक्ति भारत के बाहर रह रहा है तो वह समझा जाएगा कि हत्या उसी ने किया है और उतना ही दंड के लिए भोगी होगा वो व्यक्ति जो भारत के बाहर रह रहा है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल दिया है कि क एक्स देश में यानी कि क भारत देश में क एक्स देश में ख को भारत में हत्या करने के लिए उकसाता है। क हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है। ठीक है, वही है, समझा रहा है कि दुष्प्रेरण कर रहा है। तो ये सब धारा 48 है, क्या है, भारत में अपराधों का भारत से बाहर दुष्प्रेरण। ठीक है, तो ऐसा समझिएगा शब्द को कि नहीं कहना क्या चाह रहा है। ये सब इम्पोर्टेंट धारा है, अपना नोट कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मूल विधि मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा, बीएनएस, बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।